तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम क्या है, क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। आरएसआर से क्या मतलब है? आरएसआर यानी राहुल सिंह राजपूत यानी कि मैं। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और ये क्लास नंबर 6 होने वाली है। पहली क्लास के अंदर हमने इसका इंट्रो देखा, यानी ये जाना कि फिजिकल ज्योग्राफी किसको कहते हैं, और उसके बाद सेकंड क्लास में हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में देखा, और फिर थर्ड क्लास में हमने टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में समझा कि पूरे विश्व का समय कैसे निर्धारित किया जाता है, और फिर फोर्थ क्लास में हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में समझा और ये भी समझा कि पूरी दुनिया में टाइम जोन कैसे बनाए जाते हैं, और फिर फिफ्थ क्लास के अंदर हमने मोशन ऑफ अर्थ देखा, यानी हमारी जो ये पृथ्वी है ये किस किस प्रकार की गतियाँ करती है। और फाइनली आज हम लोग आ चुके हैं हमारी सिक्स्थ क्लास के अंदर, जो किसके बारे में है, जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। गाइस, ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक डिटेल्ड कोर्स होने वाला है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी इतनी डिटेल से और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ जितनी शायद ही आप लोगों ने यहाँ तक यूट्यूब पर पढ़ी होगी। तो बिना एक भी मिनट वीडियो को स्किप किए वीडियो में बने रहिएगा। आज की इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाने वाला हूँ। गाइज, इसी चैनल पर मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर मैंने हिस्ट्री के 4 चैप्टर और ज्योग्राफी के 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। किस क्लास के? तो वो कर दिए मैंने 6ठी क्लास के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। हिस्ट्री में 4 और ज्योग्राफी के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो वो भी आप लोग जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक एनसीईआरटी का डिटेल कोर्स है जिसके अंदर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 इतनी डिटेल से और इतने अच्छे से पढ़ाऊँगा जितनी शायद ही आप लोगों ने आज तक यूट्यूब पर पढ़ी होगी। तो वो क्लासेस भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। तो गाइज़, ये जो सभी क्लासेस होने वाले हैं, यानी ये जो फिजिकल ज्योग्राफी और वो जो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं, उन सब की पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो टेलीग्राम है क्रैक कंपटीशन विद आरएसआर। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा और उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ्स और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को उसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो गाइज़, फाइनली शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा ये जो टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइज़, यहाँ से होता है हमारा आज का टॉपिक शुरू, जो किसके बारे में है, जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। लेकिन गाइज़, कई लोग ऐसा सोचेंगे कि ये हम लोग अलग से टॉपिक लेकर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है यानी पृथ्वी की 3 लेयर्स होती हैं, पहली क्रस्ट, दूसरी मेंटल और तीसरी कोर। लेकिन गाइज़, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आप लोग कोई छोटी मोटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लोग तैयारी किसी कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी। और आपके लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं होगा कि पृथ्वी की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्योंकि आपको ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। और इसके जो आसपास के फैक्ट्स बनते हैं, यानी ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये और किस किस चीज़ पर प्रभाव डालती है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, और पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करती है, वो सब इसी से संबंधित है। तो अगर आप लोग इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अच्छे से नहीं समझेंगे, तो आप लोग वो जो पृथ्वी का जियोमैग्नेटिज्म है उसको भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और ये जो भूकंप वगैरह आते हैं इनको भी आप लोग नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये सब किससे संबंधित है, यानी ये सब आप लोगों को कैसे समझ में आएगा? तो ये समझ में आएगा जब आप लोग अच्छे से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ लेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही समझाने वाला हूँ कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर कैसी है। तो बिना एक भी मिनट वीडियो को स्किप किए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एक भी मिनट स्किप मत करना, वीडियो में
लास्ट तक बने रहना। मैं आप लोगों को पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इसी एक वीडियो के अंदर पूरा समझाने वाला हूँ। तो गाइज, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, इसके बारे में आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ेगी इसको पढ़ने की। तो यही मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि ये जो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं, आखिर ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका यूज़ हम लोग किसके अंदर करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं जियोलॉजी के अंदर। यानी जियोलॉजी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना पड़ेगा। और ये जो पृथ्वी का जियोमैग्नेटिज्म है यानी पृथ्वी का भूचुंबकत्व है, यानी ये जो पृथ्वी एक बड़े जाइंट मैग्नेट की तरह काम करती है यानी बड़े चुंबक की तरह काम करती है, आखिर ये करती कैसे है, क्यों करती है, इसको समझने के लिए पहले आप लोगों को क्या समझना पड़ेगा, तो आपको समझना पड़ेगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और उसके बाद में आता है ये प्लेट टेक्टोनिक। ये 3 थ्योरी हैं गाइज, एक तो SFST और एक है PTT और एक है CDT। पहली क्या है CDT यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और दूसरी क्या है SFST यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और तीसरी थ्योरी क्या है, ये है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये 3 लैंडफॉर्म थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, यानी ये जो पृथ्वी पर उपमहाद्वीप हैं ये कैसे बने हैं, तो इसके बारे में ये 3 थ्योरीज दी गई हैं। कौन कौन सी, एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दूसरी SFST यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और तीसरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये जो पृथ्वी का प्लेट टेक्टोनिक होता है इसके बारे में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो इसको यानी जो पृथ्वी का प्लेट टेक्टोनिक है इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पृथ्वी की आखिर आंतरिक संरचना है कैसी, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, तभी तो हम लोग समझ पाएंगे ना ये जो पृथ्वी का प्लेट टेक्टोनिक है आखिर ये काम कैसे करता है। यानी जो पृथ्वी के अंदर नीचे ये जो प्लेटें हम लोगों ने मान रखी हैं आखिर ये काम कैसे करती हैं, तो इसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, जब हम लोग ये जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, यानी पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं पृथ्वी के अंदर, ये अगर हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो हम लोगों को ये जो प्लेट टेक्टोनिक है, ये जियोमैग्नेटिज्म यानी पृथ्वी का भूचुंबकत्व है, और ये जो जियोलॉजी होती है इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। आसानी क्या होगी, पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझे बिना आप लोग ये जो 3 सेगमेंट्स हैं मैंने आपको बताए, जियोलॉजी, जियोमैग्नेटिज्म और ये जो प्लेट टेक्टोनिक है, इनको आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इनका सीधा संबंध किससे है, इनका सीधा संबंध है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। तो इसीलिए हम लोग ये आज की इस वीडियो के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने वाले हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया कि अर्थ इंटीरियर वाई इट्स मैटर, यानी ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोग करते हैं आखिर ये करते क्यों हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इससे जियोलॉजी समझना है, जियोमैग्नेटिज्म समझना है, यानी पृथ्वी का भूचुंबकत्व कैसा होता है, ये जो प्लेट टेक्टोनिक होता है, नीचे पृथ्वी के जो नीचे प्लेटें हैं वो कैसे काम कर रही हैं, उसको समझने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पहले समझना पड़ता है। और इसके बाद में आता है लैंडफॉर्म, यानी ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं कैसे बनते हैं, यानी ये जो माउंटेन्स होते हैं यानी पर्वत होते हैं ये कैसे बनते हैं, प्लेट्यू कैसे बनते हैं यानी पठार कैसे बनते हैं, और प्लेन्स यानी मैदान कैसे बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, ये कैसे समझेंगे, तो ये समझने के पहले ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी के आखिर अंदर क्या है, यानी पृथ्वी की जो ये जो आंतरिक संरचना है सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि पृथ्वी के अंदर आखिर है कि ऐसा क्या है जिसके कारण ये माउंटेन्स यानी पर्वत बने, प्लेट्यू यानी पठार बने, और ये जो मैदान है यानी प्लेन्स है आखिर ये कैसे बने, क्योंकि ये अचानक से तो निकल नहीं गए, अंदर पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी गतिविधि हुई होगी, यानी पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई होगी जिसके कारण ये जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स हैं, इनका निर्माण हुआ। तो इसलिए ही हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर इतना डिटेल से मैं इसलिए ही बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब ये लैंडफॉर्म थ्योरीज पढ़ेंगे, प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो पठार होते हैं ये कैसे बने, प्लेन्स कैसे बने यानी मैदान कैसे बने, तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पहले पढ़ना होगा, पहले उसके बारे में बात करनी होगी। तो
इन पर आने से पहले इसीलिए मैं इस क्लास को आप लोगों के लिए अरेंज करके लाया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को पहले ही ये समझा दूँ कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ होती है इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर होती कैसी है, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और ये किस प्रकार से प्रभाव डालती है इन सभी चीज़ों पर, यानी जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स है, इन सब का निर्माण आखिर कैसे हुआ और वो जो लैंडफॉर्म थ्योरीज है वो कौन कौन सी हैं, वो 3 मैंने बताई आपको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और वो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे, उनको पढ़ने से पहले हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझनी होगी कि पृथ्वी की आखिर आंतरिक संरचना है कैसी, जिसके कारण ये उपमहाद्वीप आखिर बने हैं और बनने के बाद ऐसे हो गए हैं, यानी अलग अलग जगह पर हमें जो उपमहाद्वीप देखने को मिलते हैं आखिर वो ऐसे क्यों है। तो उसको समझने से पहले हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना होगा। और ये जो माउंटेन्स होते हैं ये भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसा होता है तो मैं आपको बताऊं, तो ब्लॉक माउंटेन आप लोग ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं इसी से आप लोग समझ सकते हैं ब्लॉक माउंटेन को, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेल से आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ब्लॉक माउंटेन आखिर कैसे कहते किसको हैं। तो ब्लॉक माउंटेन आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक माउंटेन आखिर थोड़े बहुत ऐसे दिखते हैं। मैं थोड़ा सा इसकी पिक्चर लाना भूल गया गाइज, अगर पिक्चर होती तो मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो आगे की क्लासेस होंगी उनके अंदर अच्छे से समझ लेंगे कि ये जो माउंटेन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं। इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि ये ब्लॉक माउंटेन आखिर होते कैसे हैं। तो ऐसे ये जो माउंटेन्स होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ये ऐसे ब्लॉक के रूप में होते हैं, कहीं पर ऊंचे ब्लॉक और कहीं पर नीचे ब्लॉक, ऐसे ये माउंटेन्स होते हैं, इनको ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। और दूसरा टाइप है इसका फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन किसको कहते हैं, तो फोल्ड आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ये जो हमारे भारत में हमें पर्वत देखने को मिलते हैं, हिमालय वगैरह जो हैं, ये सब कैसे माउंटेन्स हैं, ये हैं फोल्ड माउंटेन्स, यानी इनको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ये ऐसे दिखते हैं। और लावा माउंटेन्स कौन से होते हैं, तीसरा टाइप है इसका लावा माउंटेन। तो लावा माउंटेन कैसे होते हैं, ये किससे बनते हैं, ये जो पृथ्वी के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है और उससे जो ये जो माउंटेन्स बनते हैं यानी जो पर्वत बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लावा माउंटेन। तो मैंने आपको ये 3 माउंटेन्स होते हैं ये भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बारे में आगे की क्लास में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, यानी माउंटेन्स के बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा मेन फोकस किस पे होगा, आज हमारा मेन फोकस है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे। तो लैंडफॉर्म के अंदर हम लोग इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यूज़ करते हैं, यानी अगर हम लोग इसको नहीं समझेंगे तो हमें ये भी समझ नहीं आएगा कि ये जो पर्वत हैं ये कैसे बने, पठार कैसे बने और मैदान कैसे बने। तो इसके अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और किसके अंदर काम आता है, तो ये जो हम लोग अर्थक्वेक वगैरह देखते हैं, अर्थक्वेक को कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं भूकंप को, यानी ये जो भूकंप आते हैं आखिर ये आते कैसे हैं, इनका निर्माण कहाँ से होता है, यानी ये कहाँ से बनते हैं और ये पृथ्वी की ऊपरी लेयर तक कैसे पहुँचते हैं, और कौन कौन से भूकंप पृथ्वी की सतह पर आ ही नहीं पाते यानी पृथ्वी के अंदर ही दब जाते हैं, ऐसे कौन से भूकंप होते हैं, इनके बारे में स्टडी हम लोग कैसे कर सकते हैं, यानी इनके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से कैसे जान सकते हैं, जब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, जब हम लोग जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। अगर हम लोग डिटेल से समझेंगे तभी हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये जो पृथ्वी के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं यानी जो भूकंप आते हैं आखिर ये आते कैसे हैं, और ये जो पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है किसके रूप में, वोल्केनो के रूप में, यानी वोल्केनो से ये जो लावा बाहर निकलता है आखिर ये कहाँ से आता है, यानी पृथ्वी के अंदर ये जो लावा है ये बनता कहाँ है, इन सब का अध्ययन हम लोग कैसे कर सकते हैं, यानी इन सब के बारे में हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। तो जब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कौन सी लेयर में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, यानी और पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, तभी हम लोग ये जो अर्थक्वेक हैं यानी भूकंप वगैरह हैं इनके बारे में पढ़ पाएंगे, यानी इनकी स्टडी कर पाएंगे कि आखिर ये जो अर्थक्वेक हैं यानी भूकंप है आखिर ये कैसे आते हैं, और ये जो पृथ्वी के अंदर जो वोल्केनो से जो लावा बाहर निकलता है आखिर ये आता कहाँ से है, और ये पृथ्वी की कौन सी लेयर से आता है और ये बनता कैसा है, और इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं,
इसकी स्टडी के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी। तो ये हमने समझ लिया कि आखिर हम लोग ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन क्यों करते हैं। इसके बाद में क्या है, प्रोबिंग द अर्थ इंटीरियर, यानी हम लोग ये जो अर्थ का इंटीरियर है यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसको कैसे समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए कि पृथ्वी के आखिर अंदर कौन कौन सी लेयर हैं, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके लिए गड्ढा तो खोदा नहीं जा सकता। यानी अगर हम लोग ये जो पृथ्वी है, हमारी ये जो पृथ्वी है इसकी ये त्रिज्या कितनी है, यानी इसका ये जो व्यास रेडियस कितनी है, इसकी ये त्रिज्या, ये थोड़ा सा सही से बना देता हूँ मैं, ये कितनी है, ये है 6400 किलोमीटर। यानी हम लोग 6400 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर ऐसे खोद के जा तो नहीं सकते ना। यानी पृथ्वी की जो कोर है ये कितनी है, कितनी गहरी है, ये है 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी के अंदर अगर हम लोग 6400 किलोमीटर खोद कर जाएंगे तो खोद कर सिर्फ जा भी नहीं पाएंगे हम लोग तो ये जो इतना भाग है इसके अंदर ही गल जाएंगे। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना इतनी गर्म होती है और ये जो कोर है यहाँ पर तो पूरा लावा भरा पड़ा है। तो इसके अंदर यानी इसके अंदर खुदाई करके तो ऐसा समझा नहीं जा सकता कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी। तो इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए हम लोग आगे समझेंगे कि इसको आखिर हम लोग कैसे जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर होती कैसी है। तो पृथ्वी पर अब तक का सबसे लंबा गड्ढा कितना खोदा गया है, यानी पृथ्वी के अंदर सबसे लंबा गड्ढा यानी सबसे गहराई में गड्ढा कितना खोदा गया है, तो वो खोदा गया है वो सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर तक ही खोदा जा सका है। इसके आगे खोदा नहीं जा सका क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो बहुत ही गर्म है, यानी पृथ्वी के अंदर बहुत ही गर्मी है, इसलिए हम लोग इससे ज़्यादा नहीं खोद सकते। और इससे हम लोग 8 से 9 किलोमीटर तक खोद कर भी हम लोग कहाँ तक पहुँच पाए, तो हम लोग इसकी ये जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होती है कौन सी, जो पृथ्वी की ये जो क्रस्ट होती है इसको भी पार नहीं कर सके। पृथ्वी की ये जो क्रस्ट होती है ये कहाँ तक होती है, तो ये होती है लगभग ये जो क्रस्ट ही होती है ये 10 किलोमीटर तक होती है। तो हम लोग तो इस क्रस्ट को भी पार नहीं कर सके। तो आखिर अगर हम लोग ऐसा कैसे समझेंगे कि पृथ्वी की कोर के अंदर क्या है, पृथ्वी की जो मेंटल यानी बीच की जो स्थिति है इसके अंदर क्या है और इसके बिल्कुल केंद्र के अंदर क्या स्थित है। तो इसको अगर हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो खोद कर तो समझ नहीं सकते, तो कैसे समझेंगे। तो इसके लिए 2 मेथड्स होते हैं, यानी जो पृथ्वी का यानी अर्थ का इंटीरियर है यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसको समझने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट मेथड यानी एक तो सीधा तरीका होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड यानी एक थोड़ा सा अलग तरीका होता है जिससे हम लोग अर्थ के इंटीरियर को यानी पृथ्वी की संरचना को समझते हैं। तो ये 2 तरीके कौन कौन से होते हैं, तो ये 2 तरीके होते हैं डायरेक्ट। पहला लेते हैं हम लोग डायरेक्ट यानी सीधा मेथड। क्या होता है पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए, तो सीधा मेथड होता है साइसेमिक एक्टिविटीज़। साइसेमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो साइसेमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये जो PSLR वेव्स होती हैं इन सभी को साइसेमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और ये जो अर्थक्वेक होते हैं यानी जो पृथ्वी के अंदर से भूकंप आते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं साइसेमिक एक्टिविटीज़। यानी ये जो भूकंप वगैरह होते हैं इनसे हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर आखिर कैसी संरचना है यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। और ये जो PSLR वेव होती हैं इनके बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल से पढ़ाऊँगा कि ये PSLR वेव कौन कौन सी होती हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि PSLR वेव से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। और ये जो अर्थक्वेक होता है यानी ये जो भूकंप वगैरह होते हैं इनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। और ये कैसे मेथड हैं, यानी ये पृथ्वी की संरचना का पता लगाने के डायरेक्ट मेथड है, यानी इनसे हमें सीधे तरीके से पता चल सकता है कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कैसी। उसके बाद में अर्थ इंटीरियर यानी पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए दूसरा मेथड कौन सा है, तो दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, यानी ये थोड़ा अलग तरीका होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। तो ये तरीका कैसे होता है, तो इस तरीके के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि पृथ्वी क्या है, ये पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम है, यानी ये जो हमारी पृथ्वी है ये किसका भाग है, तो ये है सौरमंडल का भाग। और जो सौरमंडल के अंदर ये जो मीटेरोइड्स वगैरह होते हैं, उल्का पिंड वगैरह होते हैं, इनसे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो पृथ्वी के समान ये जो अन्य खगोलीय पिंड हैं
इनकी संरचना को समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं, इनसे हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। क्योंकि हम लोग पृथ्वी के अंदर गड्ढा तो खोद नहीं सकते, तो इसको समझेंगे कैसे। तो ये जो पृथ्वी है हमारी, ये सोलर सिस्टम का पार्ट है, यानी सौरमंडल का पार्ट है। और सौरमंडल के अंदर ये जो मीटेरॉइड्स वगैरह होते हैं, यानी ये जो क्षुद्र ग्रह वगैरह होते हैं, उल्कापिंड वगैरह होते हैं, जो पृथ्वी पर आ जाते हैं कई बार, यानी पृथ्वी पर जो कई बारी पत्थर के जो बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में मीटेरॉइड्स वगैरह गिर जाते हैं, उनका परीक्षण करके हम लोग ऐसा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी भी इनके समान ही एक खगोलीय पिंड है। तो पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर कैसी हो सकती है, इसको समझते हैं हम लोग। किससे? हम लोग समझते हैं ये जो मीटेरॉइड्स वगैरह आते हैं, यानी पृथ्वी हमारी सौरमंडल का पार्ट है, यानी सोलर सिस्टम का पार्ट है। और ये जो सोलर सिस्टम के अंदर मीटेरॉइड्स वगैरह यानी उल्कापिंड और ये जो क्षुद्र ग्रह वगैरह होते हैं, इनसे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। कब? जब ये उल्कापिंड पृथ्वी के ऊपर आकर गिर जाते हैं तो इनका परीक्षण किया जाता है। क्योंकि पृथ्वी भी इनकी तरह ही एक खगोलीय पिंड है, तो पृथ्वी की संरचना भी ऐसी हो सकती है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी इनके जैसी ही हो सकती है। इसलिए हम लोग इनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये पृथ्वी की संरचना समझने का कैसा मेथड है? तो ये है इनडायरेक्ट मेथड, यानी ये थोड़ा सा अलग तरीका है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा दूसरा तरीका है रोटेशन, यानी ये जो पृथ्वी का ये जो घूर्णन होता है, इसके बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को बहुत ही डिटेल से समझा दिया है। आप लोग वो क्लास ज़रूर से देखिएगा गाइज, क्योंकि उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये जो पृथ्वी का घूर्णन है, रिवोल्यूशन है, और ये जो पृथ्वी का रोटेशन है, उसके बारे में इतना डिटेल से पढ़ाया है जितना शायद ही आप लोगों ने यहाँ तक यूट्यूब पर पढ़ा होगा। तो उसको आप लोग, उस क्लास को आप लोग ज़रूर से देखिएगा गाइज, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से पृथ्वी का रोटेशन समझाया है। तो पृथ्वी के रोटेशन से क्या होता है? पृथ्वी के रोटेशन से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, यानी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में पता चलता है। और पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है, यानी परिक्रमण क्या होता है? घूर्णन यानी रोटेशन तो वो होता है जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर चारों ओर परिक्रमण घूर्णन करती है, उसको तो क्या बोलते हैं? चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको तो बोलते हैं घूर्णन यानी रोटेशन। और पृथ्वी जो हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पथ में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन। तो पृथ्वी के ये जो रिवोल्यूशन यानी पृथ्वी का परिक्रमण है, इससे भी हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी का इंटीरियर के बारे में, यानी अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। किससे? तो पृथ्वी के रोटेशन से और पृथ्वी के रिवोल्यूशन यानी पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के परिक्रमण से हमें ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है यानी अर्थ का इंटीरियर है, इसके बारे में पता चलता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के दो मेथड हैं। कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, यानी एक तो सीधा तरीका होता है और एक थोड़ा अलग तरीका होता है। सीधे तरीके के अंदर क्या आता है? सीधे तरीके के अंदर ये जो पृथ्वी के अंदर से ये जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, इनसे हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। और ये जो PSLR वेव्स होती हैं, इनसे हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, यानी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं साइस्मिक एक्टिविटीज़। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट के अंदर क्या क्या आता है? तो इसके अंदर आता है सोलर सिस्टम, यानी पृथ्वी सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो वो जो मीटेरॉइड्स वगैरह होते हैं उससे हम लोग समझ सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके बाद रोटेशन आता है, यानी पृथ्वी के घूर्णन से, पृथ्वी के रिवोल्यूशन यानी पृथ्वी के परिक्रमण से, पृथ्वी की डेंसिटी स्टडीज से, यानी पृथ्वी का जो घनत्व का अध्ययन होता है, यानी पृथ्वी का घनत्व कितना है, कौन सी लेयर का घनत्व कितना है, इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं। क्योंकि पृथ्वी की हर लेयर का घनत्व अलग अलग होता है और पृथ्वी का जो एवरेज घनत्व होता है यानी एवरेज डेंसिटी होती है वो अलग होती है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं। तो ये जो पृथ्वी की डेंसिटी स्टडीज़ होती हैं, यानी पृथ्वी के जो घनत्व का अध्ययन करते हैं हम लोग, उससे भी हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। और इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है पृथ्वी की ग्रेविटी, यानी ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, यानी पृथ्वी जो पूरे एक बड़े चुंबक की तरह काम करती है, ये किस तरह करती है, आखिर ये ऐसा भी क्यों करती है, तो इससे भी हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर एक चुंबक भी पाया जाता है,
तो इससे भी हम लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पता चलता है। तो ये था हमारा कि हम लोग किस तरह समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए कौन कौन से मेथड हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही डिटेल से समझा दिए हैं। तो इनको आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि गाइज नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। क्योंकि जो हम लोग नोट करते हैं अपनी कॉपी के अंदर, यानी जो एक तो मैं आप लोगों को ये PDF दे दूँगा, आप लोग इस PDF से पढ़ भी लेंगे, लेकिन आप लोगों को इतना अच्छे से याद नहीं होगा। जितना कैसे होगा, जितना अगर आप लोग इसको अपने हाथ से लिखेंगे, अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे, तो उससे आप लोगों को एकदम ये कंठस्थ हो जाएगा, यानी एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और ये जो नोट्स हैं आप लोगों को हमेशा सुरक्षित मिलेंगे अपने पास, यानी ये जो आप लोग अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे ये आपके पास हमेशा रहेंगे। और इससे आप लोग क्या फ़ायदा है, इससे आप लोग ये फ़ायदा है कि आप लोग इसको बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि UPSC की एक ही डिमांड होती है कि आप लोग चीज़ों को कितनी बार रिपीट करके पढ़ते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे ये जो बुक्स वगैरह हैं, बहुत सारा कंटेंट है जो हमें इकट्ठा नहीं करना है, हमें थोड़ा पढ़ना है, लेकिन जो जितना पढ़ेंगे उसको बार बार रिपीट करना है, रिपीट करना है। तो रिपीट कैसे करेंगे, रिपीट करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए अपने पास मटेरियल। तो हमें कम मटेरियल रखना है लेकिन रिपीट करना है। तो कम मटेरियल भी कितना होगा, जो हम लोग अपना नोट्स बनाएंगे, और नोट्स आप लोगों को सीधा क्लास से बना लेने हैं। क्योंकि ये जो है, ये जो PPT मैं आपके लिए लाया हूँ, ये मैंने अपने नोट्स से ही तैयार की है, यानी जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ एकदम उनसे ही मैंने ये PPT तैयार की है। तो आप लोगों को इसके अंदर कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है जो आप लोग काट सके और जो कोई थ्योरी के फॉर्म में हो। गाइज मेरा एक ही मेथड रहता है कि मैं चीज़ों को कम से कम थ्योरी वाइज लेके आऊँ, यानी ये जो थ्योरी होती है उससे लोगों को, यानी उससे बच्चों को समझ नहीं आता। तो मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि मैं थ्योरी कम लेकर आऊँ और कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझाऊँ। तो यहाँ पर मैं थ्योरी के नाम पर तो कुछ भी नहीं लाया हूँ, आप लोगों को सीधा एकदम शॉर्ट के अंदर कीवर्ड्स के अंदर मैंने यहाँ पर ये PPT बनाकर तैयार कर दी है। तो इससे आप लोग एज इट इज़ अपने नोट्स बना सकते हैं। और गाइज़ मेरी एक सलाह ज़रूर से मानिएगा, अपने नोट्स खुद से बनाइएगा। ये जो फ़ोटोकॉपी वगैरह होती है इसके चक्कर में मत पड़ना गाइज, क्योंकि फ़ोटोकॉपी जो बनाएंगे वो मेरे लिखे हुए होंगे, लेकिन जो आप नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर वो आपके हाथ के लिखे हुए होंगे और वही आपके आगे काम आने वाले हैं। तो ज्ञान बहुत हो गया, चलिए आज का अपना ये जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर है कैसी। तो ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डेंसिटी स्टडीज़ बताया था, इसके बारे में थोड़ा और ब्रॉड में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है। यानी ये जो पृथ्वी का ये जो हम लोग घनत्व का अध्ययन करते हैं, इससे कैसे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो पृथ्वी के हम लोग डेंसिटी कैसे निकालते हैं, यानी हम लोग किसी भी चीज़ का घनत्व कैसे निकालते हैं। तो हम लोग निकालते हैं घनत्व मास बटा वॉल्यूम, यानी उस चीज़ के भार और उसके अंदर आयतन का भाग लगाकर, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये जो डेंसिटी होती है, घनत्व निकालने का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब, यानी मास बटा वॉल्यूम। तो इससे कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो रो बराबर, ये रो का निशान ऐसा नहीं था गाइज, ये ऐसा निशान होता है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये निशान थोड़ा सा होता है ऐसे करके। गाइज इसके अंदर, इस कीबोर्ड के अंदर मेरे को ऐसा कोई निशान मिला नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जुगाड़ करके लाया हूँ। तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा और थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को आखिर लिखना कैसे है। तो आपको लिखना है ये ऐसे करके, ये रो का निशान होता है और रो बराबर क्या होता है M बटा V, यानी मास बटा वॉल्यूम, यानी भार बटा आयतन, जो किसका सूत्र है, जो है डेंसिटी का, यानी घनत्व का। तो पृथ्वी का एवरेज घनत्व, यानी पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है, तो वो है 5.529 ग्राम पर, यानी पृथ्वी का जो डेंसिटी है, यानी पृथ्वी का जो घनत्व है वो कितना है, वो है 5.529 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो यह आपको आगे समझ में आएगा। पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी तो है
5.529 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है उसका घनत्व कितना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पृथ्वी की ये जो क्रस्ट होती है यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसका घनत्व कितना होता है, तो उसका घनत्व होता है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे आप लोगों को कैसे पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, यानी इससे पता चलता है कि ये जो पृथ्वी का एवरेज घनत्व है ये तो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और जो पृथ्वी की क्रस्ट है उसका है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं और उनका अलग अलग घनत्व होता है। तो इसी से हमको पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं, यानी अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं और उनका घनत्व अलग अलग होता है। तो ये जो डेंसिटी स्टडीज़ होता है यानी पृथ्वी के घनत्व का अध्ययन होता है, इससे हमें इस प्रकार से पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आखिर कैसी है। इसके बाद में आता है फाइनली जो हमने शुरू में देखा था, तो पृथ्वी की 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो क्रस्ट, सबसे ऊपरी लेयर को तो बोलते हैं क्रस्ट, दूसरी होती है मेंटल, ये जो बीच की लेयर है इसको बोलते हैं मेंटल, और ये जो सबसे अंदर की लेयर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोर। यानी ये जो क्रस्ट है इसको तो बोलेंगे भूपर पट्टी, इसको जो मेंटल है इसका हिंदी नाम है आवरण, और ये जो कोर है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाभिक या पृथ्वी का आंतरिक भाग। और ये सियाल, सीमा और निफे क्या है, तो ये पृथ्वी के मिनरल कंपोजिशन है, यानी ये जो पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स हैं इनके अंदर अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन सी लेयर में कौन सा पाया जाता है, तो ये मैं आपको बताऊं। तो पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है यानी जो पृथ्वी की सबसे बाहरी लेयर है यानी पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है इसको बोलते हैं पृथ्वी की क्रस्ट। और इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं यानी कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इसके अंदर पाया जाता है एक तो सिलिकॉन और दूसरा एल्यूमिनियम, यानी इसके अंदर 2 मिनरल्स पाए जाते हैं, एक तो सिलिकॉन, एक तो सिलिका और दूसरा है एल्यूमिनियम। और दूसरा ये जो दूसरा पार्ट है यानी ये जो पृथ्वी की दूसरी लेयर है इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं सीमा से। यानी पृथ्वी की ये जो दूसरी लेयर है इसके अंदर 2 मिनरल्स होते हैं, एक तो सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम। इसको आप लोग कैसे रख सकते हैं, तो इसको याद रखने का एक तरीका होता है सियाल चाचा सीमा नहीं, ऐसा नहीं होगा यार, ये होगा सियाल चाची, सीमा भाभी और नफ़े चाचा। तो इससे आप लोग इस ट्रिक से आप लोग ये याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की जो ये 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं इनके अंदर मिनरल कंपोजिशन कैसे होता है, यानी इनके अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, ये जो पृथ्वी की जो क्रस्ट है यानी पृथ्वी की भूपर पट्टी है इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके अंदर पाया जाता है एक तो सिलिका और दूसरा एल्यूमिनियम यानी सियाल चाचा, और इसके बाद में आता है सियाल चाची और दूसरा आता है सीमा भाभी। सीमा भाभी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर करेंगे हम लोग ये दूसरी लेयर है मेंटल, और इसके अंदर सीमा से क्या होगा, सीमा SI से सिलिका और प्लस Ma से मैग्नीशियम। और ये जो पृथ्वी की तीसरी लेयर है यानी पृथ्वी की जो कोर है इसका मिनरल कंपोजिशन आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो सियाल चाची, सीमा भाभी और तीसरा है नफ़े चाचा। नफ़े चाचा के अंदर क्या रखेंगे, नफ़े से Na से निकिल और Fe से लोहा, यानी जिसको हम लोग Fe को किसे डिनोट करते हैं, हम लोग Fe को डिनोट करते हैं लोहे से, यानी लोहे को किसे लिखा जाता है, लोहे को लिखा जाता है Fe से। तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा निकल और दूसरा लोहा, यानी ये जो पृथ्वी के 3 लेयर्स हैं ये इनका मिनरल कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया है और इनके घनत्व भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया था ये आप लोग देख सकते हैं, ये पृथ्वी की डेंसिटी स्टडीज़ यानी पृथ्वी का जो घनत्व का अध्ययन करते हैं हम लोग, इससे कैसे पता चलता है, तो ये जो पृथ्वी की 3 लेयर्स होती हैं इन सभी का घनत्व अलग अलग होता है और इनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। तो इनका घनत्व आखिर होता कैसे है, तो इनका घनत्व होता है ये जो पृथ्वी की फर्स्ट लेयर है यानी ये जो पृथ्वी की क्रस्ट है इसका घनत्व कितना होता है, तो इसका होता है
7 ग्राम पर सीसी। ये सीसी आप लोग सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और इसको सीसी भी लिख सकते हैं। तो ये पृथ्वी का ये घनत्व को डिनोट करने का तरीका होता है। तो पृथ्वी की जो पहली लेयर है इसका घनत्व कितना है, इसका है 2.7 ग्राम पर सीसी। और ये जो पृथ्वी की दूसरी लेयर यानी पृथ्वी की जो मेंटल है इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व होगा 3 से 5 ग्राम पर सीसी। और ये जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो लेयर है यानी सबसे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसका घनत्व कितना होगा, तो इसका घनत्व सबसे अधिक होगा। कितना, ये होगा 9 से 12 ग्राम पर सीसी। और सीसी को आप लोग सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। यानी ये जो पृथ्वी के अलग अलग तीन लेयर हैं इनका घनत्व अलग अलग होगा। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे ये पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाएगा, यानी उस भाग का घनत्व बढ़ता जाएगा। सबसे पहला भाग है क्रस्ट यानी सियाल चाची, इसका घनत्व कितना होगा, इसका होगा 2.7 ग्राम पर सीसी। और दूसरी जो लेयर है ये होगा सीमा भाभी। इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे 3 से 5 ग्राम पर सीसी यानी, और इसको सीसी को आप लोग सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। और ये जो सबसे आंतरिक भाग है यानी पृथ्वी की जो कोर है उसका घनत्व कितना होगा, उसका घनत्व होगा 9 से 12 ग्राम पर सीसी यानी पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो पृथ्वी की डेंसिटी स्टडीज़ होती है उससे कैसे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो उससे सिर्फ इतना पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं जिनका घनत्व अलग अलग होता है। और इनके अंदर मिनरल कंपोजिशन भी मैंने आपको बता दिया है कि इनके अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की डेंसिटी स्टडीज़ के बाद में आता है मीटेरॉइड्स, यानी जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम लोग ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं यानी ये जो उल्कापिंड तथा क्षुद्र ग्रह वगैरह होते हैं इनसे भी हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। कैसे, तो वो कैसे समझेंगे, तो ये जो उल्कापिंड वगैरह होते हैं ये जब पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं तो इनका जब परीक्षण किया जाता है यानी इनका अध्ययन किया जाता है तो इनसे भी हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की इनकी तरह एक खगोलीय पिंड है और पृथ्वी भी इन्हीं की तरह सौरमंडल का भाग है जो हमने शुरुआत में पढ़ लिया था। यानी पृथ्वी हमारी सौरमंडल का भाग है और उसे हम लोग कैसे समझते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी है, तो हम लोग समझते हैं ये जो उल्कापिंड यानी मीटेरॉइड्स वगैरह होते हैं इनसे हम लोग समझते हैं कैसे, जब ये पृथ्वी पर आकर कई बार गिर जाते हैं तो इनका परीक्षण किया जाता है और इनका अध्ययन करके हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी भी इनकी तरह ही एक खगोलीय पिंड है। और ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं यानी जो उल्कापिंड तथा क्षुद्र ग्रह वगैरह होते हैं ये होते क्या हैं आखिर, तो ये होते हैं रेमिनेंट्स ऑफ अननोन प्लैनेट्स, यानी ये ग्रहों के ही भाग होते हैं, यानी ये ग्रहों से ही अलग हुए होते हैं। तो इनका अध्ययन करके हम लोग समझ सकते हैं कि यानी मान लीजिए अगर कोई ये जो उल्कापिंड है ये पृथ्वी से ही अलग हुआ है तो इसकी संरचना भी पृथ्वी के जैसी ही होगी। यानी अगर कोई ये जो आप लोग समझ सकते हैं, मैं आपको अच्छे समझाऊं तो अगर कोई ये ग्रह है इससे कोई भाग अलग हुआ होगा यानी कोई टुकड़ा इससे अलग हुआ होगा तो ये जो टुकड़ा है इसकी आंतरिक संरचना भी तो ऐसी ही होगी ना जैसी इस ग्रह की होगी। तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी की यानी इस छोटे से टुकड़े से भी हम लोग समझ सकते हैं कि इस पूरे ग्रह का आंतरिक संरचना कैसी होगी, यानी इस ग्रह के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो इस छोटे से टुकड़े से समझ सकते हैं तो हम लोग इसी से समझते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। और ये होते क्या है, ये जो उल्कापिंड वगैरह होते हैं यानी जो मीटेरॉइड्स होते हैं ये होते हैं ग्रहों से अलग हुए भाग। और ये स्टोनी सिलिकेट्स होते हैं यानी ये पत्थर के टुकड़े होते हैं जिनका हम लोग अध्ययन करके समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। इनके अंदर आयरन, निकल और अदर मेटल्स यानी और भी धातुएं पाई जाती हैं जिससे हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर मिनरल कंपोजिशन कैसा है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर कौन कौन से मिनरल्स यानी कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मीटेरॉइड से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसके बाद में ये साइसेमिक वेव्स होती हैं, ये जो भूकंप की ये जो वेव्स होती हैं ऐसे करके ये धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। ये ऐसी कुछ साइसेमिक वेव्स होती हैं जिनसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और ये वेव्स
कितने टाइप की होती है? तो ये होती है 2 टाइप की, एक तो बॉडी वेव और दूसरी होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव कौन सी होती है? वह वेव जो हमारी बॉडी के अंदर से भी पास हो जाती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर से भी निकल जाती है, हमारे शरीर के अंदर से भी निकल जाती है। और ये जो सरफेस वेव होती है ये पृथ्वी की सरफेस पर ही पाई जाती है, यानी पृथ्वी की सरफेस तक ही रहती है। और ये जो बॉडी वेव्स होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर से भी पास हो जाती हैं, यानी हमारी बॉडी शरीर के अंदर से भी निकल जाती हैं। और ये जो बॉडी और सरफेस वेव हैं ये भी दो टाइप की होती हैं। तो बॉडी वेव के 2 टाइप हैं, कौन कौन से? एक तो प्राइमरी वेव और दूसरी है सेकेंडरी वेव। इसको पी वेव भी बोलते हैं, और ये जो सेकेंडरी वेव है इसको बोलते हैं एस वेव। और ये जो सरफेस वेव है इसको भी 2 टाइप से समझेंगे, कौन कौन से? एक तो लव वेव, इसको एल वेव बोलते हैं, और ये जो चौथी है ये है रे लाइट वेव। ये रे लाइट नहीं है, ये रे लाइट वेव है, यानी टी नहीं आएगा इसके अंदर, ये GH ही आएगा। और ये होती है रेलाई वेव, और इसको कहते हैं आर वेव। तो ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो PSLR वेव होती हैं इनसे भी हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं कि पृथ्वी की आखिर आंतरिक संरचना होती कैसी है। और ये मैंने आपको बताया था कि इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं साइसेमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। और इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं साइसेमिक वेव। और ये किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं साइसेमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। साइसेमिक एक्टिविटी के अंदर और क्या आता है? तो और आता है इसके अंदर भूकंप, यानी पृथ्वी के अंदर से जो भूकंप आते हैं उनको भी किसके अंदर शामिल करेंगे? उनको भी करेंगे साइसेमिक एक्टिविटी के अंदर। और ये जो हमारी PSLR 4 वेव हैं ये क्या हैं? ये हैं साइसेमिक वेव, और इनसे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, एक तो बॉडी वेव और दूसरी सरफेस वेव। बॉडी वेव हमारी बॉडी से भी पास हो जाती है, यानी हमारी बॉडी से भी निकल जाती है। और ये जो सरफेस वेव होती है ये पृथ्वी की सरफेस यानी पृथ्वी की सतह तक ही रहती है। और ये जो बॉडी वेव है ये 2 टाइप की होती है, ये प्राइमरी सेकेंडरी पी वेव एस वेव। और ये जो सरफेस है ये 2 टाइप की होती है, ये एल वेव और रेलाई वेव, यानी लव वेव और रेलाई वेव, एल वेव और आर वेव। और इन चारों को क्या कहेंगे? इनको कहेंगे PSLR वेव, जो होती हैं साइसेमिक वेव। और इन्हीं से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद में आता है डिवीजन ऑफ अर्थ, यानी ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में? एक तो इसका केमिकल डिवीजन किया गया है, और दूसरा किया गया है इसका मैकेनिकल डिवीजन, यानी एक तो रासायनिक विभाजन किया गया है और दूसरा किया गया है मैकेनिकल विभाजन यानी भौतिक विभाजन। केमिकल डिवीजन के अंदर क्या समझेंगे? केमिकल डिवीजन के अंदर हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी के अंदर ये जो पृथ्वी की 3 लेयर्स हैं, इन तीनों लेयर्स अलग अलग लेयर्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन सी लेयर में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन समझेंगे हम लोग। और ये जो मैकेनिकल डिवीजन है इसके अंदर हम लोग क्या समझेंगे? तो इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि ये जो पृथ्वी है इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स बनती हैं और कौन सी लेयर कहाँ पर पाई जाती है, ये सब हम लोग किसके अंदर समझेंगे? ये हम समझेंगे मैकेनिकल डिवीजन के अंदर। यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का डिवीजन 2 प्रकार से होता है, एक तो केमिकल और दूसरा मैकेनिकल, जो हम लोग आगे डिटेल से समझने वाले हैं। तो ये जो पृथ्वी का फर्स्ट है केमिकल डिवीजन, ये कैसे होता है? तो ये जो पृथ्वी की मैंने आपको बताया पृथ्वी की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इनके अंदर मिनरल कंपोजिशन होता है किसका? ये जो पहली लेयर है क्रस्ट, इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? तो इसके अंदर होता है सियाल, यानी इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे सियाल चाची। सियाल से SI से के, SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। यानी ये जो पृथ्वी की क्रस्ट है इसके अंदर 2 मिनरल्स होते हैं, यानी 2 खनिज होते हैं, एक तो सिलिका और दूसरा एल्यूमिनियम। और ये जो क्रस्ट होती है इसको भूपर्पट्टी भी बोलते हैं। और इसके बाद में ये जो पृथ्वी की सेकेंड लेयर आती है यानी ये जो मेंटल आती है, इसके अंदर कौन कौन से खनिज होते हैं? तो इसके अंदर होता है एक तो सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम। और इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसको सियाल चाची और इसको सीमा भाभी। और ये जो तीसरी लेयर है इसको याद रखेंगे नफ़े चाचा। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? ये पृथ्वी की कोर के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो नफ़े हैं यानी ये जो निकल और आयरन है, इन्हीं से पृथ्वी का भूचुंबकत्व होता है। यानी हम लोग ये जो जियोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं उसके अंदर काम क्या करता है? तो उसके अंदर काम यही करता है, ये जो पृथ्वी की कोर के अंदर पाए जाते हैं मिनरल कौन कौन से? एक तो निकिल और दूसरा लोहा। ये जो लोहा है यही पृथ्वी के अंदर
बड़े यानी जाइंट चुंबक की तरह काम करता है और इसी से पृथ्वी का भूचुंबकत्व यानी जियोमैग्नेटिज्म काम करता है। तो आपको समझ में आया कि हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोगों को जियोमैग्नेटिज्म पे भी पढ़ना है, यानी पृथ्वी का भूचुंबकत्व भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी पृथ्वी का जो भूचुंबकत्व है उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो पढ़ने से पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मैंने क्यों पढ़ाया आपको, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर ये जो पृथ्वी की कोर है इसके अंदर दो ये जो खनिज पाए जाते हैं, यानी ये जो दो मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर ये जो लोहा है इसी से पृथ्वी का भूचुंबकत्व यानी पृथ्वी का जियोमैग्नेटिज्म काम करता है। यानी पृथ्वी का जियोमैग्नेटिज्म किस पर आधारित है, तो वो है ये जो पृथ्वी के अंदर कोर में पाया जाता है निकिल और लोहा। ये जो लोहा है इस पर ही पृथ्वी का ये जो भूचुंबकत्व है ये आधारित है, यानी इसी से पृथ्वी का भूचुंबकत्व काम करता है। तो ये मैंने आपको पृथ्वी का मिनरल कंपोजिशन बता दिया है, यानी पृथ्वी का जो केमिकल डिवीजन हमने किया है इसके अंदर हम लोग क्या समझते हैं, पृथ्वी की 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स के अंदर अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। क्रस्ट के अंदर तो सिलिका और एल्यूमिनियम, और मेंटल के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम, और ये जो तीसरी लेयर है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है निकिल और लोहा। फर्स्ट लेयर को हम लोग भूपरपट्टी भी बोलते हैं, दूसरी को हम लोग मेंटल को यानी आवरण भी बोलते हैं, और तीसरी कोर यानी इसको नाभिक या पृथ्वी का केंद्रीय भाग भी बोलते हैं। ये पृथ्वी का केमिकल डिवीजन है। इससे हम लोग क्या समझते हैं, पृथ्वी के मिनरल कंपोजिशन के बारे में। और इसको याद कैसे रखेंगे, तो फर्स्ट को याद रखेंगे सियाल चाची, दूसरा सीमा भाभी और तीसरा नफ़े चाचा। और इनका नाम भी मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिए हैं, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये जो सियाल, ये थोड़ा सा स्केच लेना पड़ेगा मेरे को। ये जो सियाल है इसमें क्या होता है, इसमें सिलिका प्लस एलू, यानी ये थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं, क्या होता है इसके अंदर एल्यूमिनियम। और ये जो दूसरा होता है यानी जो मेंटल है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सीमा भाभी। इसका क्या मतलब है, इसका है देख सकते हैं सिलिका प्लस दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा मैग्नीशियम, यानी सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं किसके अंदर, मेंटल के अंदर। ये जो पृथ्वी का आवरण है यानी पृथ्वी की सेकंड लेयर है, ये जो बीच वाली लेयर है, और ये जो तीसरी लेयर है इसके अंदर होते हैं निकल और लोहा। और ये जो लोहा है इसी से पृथ्वी का जियोमैग्नेटिज्म यानी पृथ्वी का भूचुंबकत्व काम करता है, यानी पृथ्वी का भूचुंबकत्व इसी लोहे पर आधारित है। यानी अगर ये लोहा नहीं होता तो पृथ्वी के अंदर जियोमैग्नेटिज्म भी काम नहीं करता, यानी पृथ्वी का भूचुंबकत्व भी नहीं होता, और उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हमारे पृथ्वी के वातावरण पर। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और इफ़ेक्ट क्या पड़ता है गाइज, अगर ये हमारा ये जो भूचुंबकत्व है अगर ये ना हो तो पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पृथ्वी का जो जियोमैग्नेटिज्म यानी पृथ्वी का ये जो भूचुंबकत्व है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक ये जो अल्फ़ा बीटा गामा रेज होती हैं इनको रोक के रखता है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये जो सूर्य से आने वाली हानिकारक रेज हैं यानी अल्फ़ा बीटा गामा रेज हैं ये पृथ्वी पर पहुंच जाएंगी, और इससे क्या होगा, पृथ्वी एक राख के रूप में बदल जाएगी, यानी पृथ्वी सिर्फ एक राख के रूप में रह जाएगी। तो ये जो जियोमैग्नेटिज्म है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो जियोमैग्नेटिज्म यानी पृथ्वी का भूचुंबकत्व है ये किससे बनता है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले ये जो कोर है इसके अंदर पाए जाने वाले लोहे से ही बनता है। क्या, पृथ्वी का भूचुंबकत्व यानी पृथ्वी का जियोमैग्नेटिज्म, जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है। यानी मैंने पृथ्वी का केमिकल डिवीजन आपको बहुत ही डिटेल से यहाँ पर समझा दिया है। पृथ्वी की 3 लेयर्स हैं, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इनको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद में आता है पृथ्वी का मैकेनिकल डिवीजन यानी पृथ्वी का भौतिक विभाजन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये हम लोग ये जानते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं, तो सबसे ऊपर जो होती है, सबसे ऊपर होती है लिथोस्फीयर, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्थलमंडल, यानी ये जो स्थल भाग है इसको बोलते हैं, ये जो स्थलीय भाग है पृथ्वी का इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। और उसके नीचे आता है स्टेनोस्फीयर। उसके बाद में ये थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। इसके बाद में आता है स्टेनोस्फीयर,
फिर आता है मीजोस्फीयर और उसके बाद में आता है बेरिस्फीयर। बेरिस्फीयर किसको बोलते हैं? ये जो पृथ्वी का संपूर्ण कोर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? बेरिस्फीयर। ये इस फोटो के अंदर नहीं दिया हुआ है, ये मैंने अलग से बनाया है आपके लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अच्छे से समझाने के लिए। तो ये आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। तो गाइज ये आप लोग पहली लेयर देख सकते हैं, ये कौन सी है? ये है लिथोस्फेयर और उसके नीचे आती है एस्थेनोस्फेयर, इसके नीचे आती है मीजोस्फेयर, फिर आती है आउटर कोर और फिर आती है इनर कोर। यानी ये पृथ्वी के मैकेनिकल डिवीजन है। कौन कौन से? तो फर्स्ट आता है हमारा लिथोस्फेयर, दूसरा एस्थेनोस्फेयर, तीसरा है मीजोस्फेयर और चौथा है बेरिस्फेयर। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स हैं जिनको ये कितनी गहराई तक होती हैं ये भी बताया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पृथ्वी की जो फर्स्ट लेयर है इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर और ये कहाँ तक होती है? ये 100 किलोमीटर तक होती है। इसके नीचे आती है एस्थेनोस्फेयर और ये कहाँ तक होती है? ये पृथ्वी के अंदर 700 किलोमीटर तक होती है। और फिर उसके नीचे आती है मीजोस्फेयर, ये कहाँ तक होती है? ये पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसके नीचे आती है आउटर कोर, ये कहाँ तक होती है? ये होती है 5100 किलोमीटर तक, यानी 5150 किलोमीटर एवरेज आप लोग, यानी अप्रोक्स आप लोग 5100 किलोमीटर मान सकते हैं। और उसके नीचे 6370 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर, यानी जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है वहाँ तक फिर क्या होती है? वहाँ तक होती है पृथ्वी की इनर कोर यानी आंतरिक कोर, और ये बाहरी कोर है। और ये आती है मीजोस्फेयर, यानी इस पार्ट को हम लोग मेंटल भी बोलते हैं। और ये आती है पृथ्वी की क्रस्ट। कौन कौन सी होती है? ये लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर। ये मैं आपको क्रस्ट मेंटल कोर के हिसाब से बताता हूँ। तो ये यहाँ तक होती है पृथ्वी की कोर, और ये पार्ट आप लोग देख सकते हैं, इसको कहते हैं मेंटल। और ये जो पार्ट होता है पृथ्वी का, ये होता है पृथ्वी की क्रस्ट। तो ये आप लोग इसके अंदर पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, पृथ्वी की क्रस्ट, मेंटल कोर, और इसका मैकेनिकल डिवीजन यानी भौतिक विभाजन भी किया गया है। किसमें? एक तो लिथोस्फेयर, दूसरा है एस्थेनोस्फेयर, तीसरा है मीजोस्फेयर, चौथा बेरिस्फेयर। ये जो पृथ्वी का कोर वाला कंप्लीट पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, यानी ये जो कोर वाला कंप्लीट पार्ट है इसको बोलते हैं बेरिस्फेयर। और ये जो इतना यानी क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मीजोस्फेयर। और ये जो क्रस्ट के अंदर है ये आते हैं दो, लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर। ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर पिक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे से दिखा दिए हैं। और ये जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ये, यानी जिस पर स्थल वाला भाग है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये जो समुद्र वाला भाग है इसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। यानी क्रस्ट भी कितने प्रकार की होती है? क्रस्ट होती है दो प्रकार की, एक तो ओशियनिक क्रस्ट यानी ये जो समुद्र वाला पार्ट है, और दूसरा ये जो स्थल वाला भाग है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यानी तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है पृथ्वी का मैकेनिकल डिवीजन जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। ये 4 पार्ट में होता है, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर और बेरिस्फेयर। और ये जो कंप्लीट कोर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं बेरिस्फेयर। और ये जो मेंटल वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मीजोस्फेयर। ये होता है सेमी सॉलिड, ये होता है सॉलिड, और ये जो पार्ट होता है ये होता है लिक्विड। यानी ये जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है ये तो होती है सॉलिड यानी कठोर, और ये जो होती है ये जो मेंटल वाला पार्ट होता है ये होता है सेमी सॉलिड, यानी ये होता है ना तो ठोस होता है पूरी तरह और ना ही ये पूरी तरह लिक्विड होता है। और ये जो पृथ्वी का कोर वाला पार्ट है ये होता है लिक्विड, यानी ये तरल अवस्था में होता है। कौन सा? ये पृथ्वी की कोर वाला पार्ट, ये जो जिसको हम लोग बेरिस्फेयर कहते हैं, ये होता है कंप्लीट लिक्विड वाला पार्ट। और ये होता है सेमी सॉलिड और ये होता है सॉलिड, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और इनके मिनरल कंपोजिशन मैंने आपको इसके केमिकल डिवीजन के अंदर अच्छे से समझा दिए थे कि पृथ्वी का केमिकल डिवीजन कैसे किया गया है। उसके अंदर था क्रस्ट, मेंटल, कोर, और ये जो मैकेनिकल डिवीजन करते हैं हम लोग इसके अंदर हम लोग करते हैं लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, बेरिस्फेयर। ये गाइज ये प्रोफेशनल नाम है। क्रस्ट, मेंटल, कोर तो लगभग सभी जानते हैं, लेकिन ये जो नाम है यानी ये जो लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर और ये जो बेरिस्फेयर नाम है ये कौन जानेगा? जिसने पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत ही डिटेल से पढ़ा होगा। तो ये फ़र्क कौन से बच्चों में आता है? एक तो बच्चे होते हैं जो क्या पढ़कर जाते हैं, पृथ्वी की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, यानी, और वो कौन से बच्चे होते हैं जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को नहीं पढ़ा होता। लेकिन
जो बच्चे ज्योग्राफी को बहुत ही डिटेल से समझना चाहते हैं और जो अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं वो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसको भी बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। और डिटेल के अंदर वो लोग ये जो पृथ्वी के अंदर के जो नाम है मैकेनिकल डिवीज़न, कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि पृथ्वी के 2 डिवीज़न भी होते हैं, यानी जो पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है इसके 2 डिवीज़न भी यानी 2 विभाजन भी होते हैं, एक तो मैकेनिकल डिवीज़न और एक केमिकल डिवीज़न। कईयों को तो ये भी नहीं पता है। और ये जो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और बेरिस्फीयर जो नाम है ये तो बहुत दूर की बात है, उनको तो ये भी नहीं पता होता कि पृथ्वी के 2 भाग भी होते हैं, एक तो केमिकल डिवीज़न और दूसरा मैकेनिकल डिवीज़न। लेकिन आप उनमें शामिल नहीं होंगे, आपको मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि पृथ्वी के 2 डिवीज़न होते हैं, यानी पृथ्वी की जो संरचना है वो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो केमिकल डिवीज़न और दूसरा मैकेनिकल डिवीज़न। केमिकल मैंने पहले बताया, केमिकल के अंदर तो हम लोग क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ते हैं और ये जो मैकेनिकल डिवीज़न है इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ये जो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर और बेरिस्फीयर, जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे और डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये जो लास्ट के अंदर ये फ़ोटो है इसको अच्छे से देखिएगा, इससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, यानी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट इमेज है जो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल से ढूंढी है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट भी ज़रूर कीजिएगा या आप लोग इसकी एक फ़ोटो भी उतार कर चिपका सकते हैं। इसके बाद में आता है पृथ्वी का केमिकल डिवीज़न यानी पृथ्वी का रासायनिक विभाजन। तो ये मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का रासायनिक विभाजन के अंदर हम लोग पृथ्वी को किस पार्ट में डिवाइड करते हैं। पृथ्वी के 3 होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट के अंदर तो होता है सियाल यानी सियाल चाची। सियाल चाची के अंदर क्या, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और ये जो मेंटल होती है इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर यानी सीमा भाभी। सीमा भाभी के अंदर क्या आएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। और ये जो तीसरा है हमारा कोर, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर होते हैं निकिल और फेरस यानी निकल और लोहा एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, ये पाए जाते हैं पृथ्वी की कोर के अंदर, यहाँ पर। इसीलिए पृथ्वी की जो कोर है वो पूरी पृथ्वी के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करती है, यानी पृथ्वी जो पूरे एक जाइंट मैग्नेट की तरह काम करती है वो किसके कारण करती है, वो इसी कोर के अंदर पाए जाने वाले लोहे के कारण करती है। और इससे क्या होगा, यानी मैं आपको दोबारा क्यों बता रहा हूँ, तो दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ये समझने के लिए कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते जाएंगे, यानी अगर पृथ्वी की हम लोग गहराई में जाते जाएंगे तो टेम्परेचर यानी तापमान जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की अंदर जाते जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम लोग पृथ्वी के अंदर 8 से 9 किलोमीटर से ज़्यादा जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, इसलिए वहाँ से आगे जाया नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग अलग अलग तरीक़ों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे यानी जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से होगा कि दाब बढ़ता जाएगा, यानी ये जो प्रेशर होता है वो भी बढ़ता जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि डेप्थ यानी डेप्थ समानुपाती किसके है, तो वो है टेम्परेचर के। यानी जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। यानी टेम्परेचर समानुपाती किसके होगा, वो होगा प्रेशर के। तो ये आप लोगों को यहाँ पर नई चीज़ सीखने को मिली है, इसको ज़रूर से याद रखिएगा, इसको ज़रूर से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसके बाद में ये पृथ्वी का मिनरल कंपोजिशन और उसकी डेंसिटी बताई गई है डिटेल से, तो ये भी देख लेते हैं ये क्या है। तो ये है पृथ्वी की क्रस्ट जो होती है वो क्या होती है, वो सॉलिड होती है। ये मैंने बताया आपको, जो पृथ्वी की जो सतह होती है यानी ऊपर पट्टी होती है ये सॉलिड होती है। और इसका मिनरल कंपोजिशन कैसा होता है, यानी इसके अंदर कौन कौन से खनिज होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं सियाल चाची यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और इसका घनत्व कितना होता है, तो वो होता है 2.7 ग्राम पर सीसी, यानी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसका घनत्व होता है, ये होता है हमारी क्रस्ट का। यानी ये जो पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, ये जो सबसे बाहरी पार्ट है ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है। और इसका मिनरल कंपोजिशन कैसा, ये होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम।
और इसका घनत्व कितना होता है, ये होता है 2.7 ग्राम पर सीसी यानी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके बाद में मेंटल आती है। मेंटल क्या होती है, मेंटल सेमी सॉलिड होती है। और इसका मिनरल कंपोजिशन कैसा होता है, तो ये होती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम यानी सीमा भाभी, जिससे हम लोग इसको याद रखेंगे। और ये जो इसका घनत्व कितना होता है, इसका घनत्व होता है 3 से 5 ग्राम पर सीसी यानी 3 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। किसका होता है, मेंटल का। और इसके बाद में लास्ट में हमारी आती है कोर। कोर क्या होती है, कोर लिक्विड फॉर्म में होती है। और ये क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर होता है निकिल और लोहा। और जिसका घनत्व कितना होता है, इसका घनत्व सबसे अधिक यानी ये जो कोर होती है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ये कितना होता है, ये होता है 9 से 12 ग्राम पर सीसी यानी 9 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। किसका, कोर का। तो ये पृथ्वी के ये जो 3 लेयर हैं उसके बारे में और डिटेल से बताया गया है कि ये कैसी होती है। ये सॉलिड होती है क्रस्ट, मेंटल होती है सेमी सॉलिड और कोर होती है लिक्विड। और इसके मिनरल कंपोजिशन और घनत्व के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में ये क्रस्ट आती है। क्रस्ट को और डिटेल से बताया गया है कि क्रस्ट के अंदर क्या क्या होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसका कंपोजिशनल लेयर्स हैं और ये इसकी मैकेनिकल लेयर्स हैं। कंपोजिशनल लेयर्स में कौन कौन सी आती हैं, तो ये आती है एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कौन सी, ये होती है उपमहाद्वीपीय क्रस्ट। और ये होती है ओशनिक क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट यानी महासागरीय भूपर पट्टी। और ये होती है उपमहाद्वीपीय भूपर पट्टी यानी उपमहाद्वीपीय क्रस्ट यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये होती है ओशियनिक क्रस्ट यानी महासागरीय भूपर पट्टी। ये जो ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ये कहाँ तक होती है, तो ये होती है 10 से 70 किलोमीटर तक। और ये जो ओशियनिक क्रस्ट होती है ये होती है 5 से 7 किलोमीटर तक। और यहाँ पर आता है इसका मैकेनिकल लेयर्स यानी मैकेनिकल डिवीजन। तो वो क्या है, तो वो है सबसे ऊपर लिथोस्फीयर। और ये कहाँ तक होती है, ये होती है 10 से 200 किलोमीटर तक। और उसके नीचे आती है एस्थेनोस्फीयर और फिर आती है मीजोस्फीयर और बाद में आउटर कोर और फिर बाद में लास्ट में इनर कोर होता है। और ये यहाँ पर पृथ्वी की ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, तो ये है लगभग अप्रोक्स इसको मानते हैं हम लोग 6400 किलोमीटर। इसके अंदर कितना बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है 6396 किलोमीटर। लेकिन इसको आप लोग अप्रोक्स 6400 किलोमीटर मान सकते हैं। लगभग किताबों में आप लोगों को 6400 किलोमीटर ही मिलेगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी 6400 किलोमीटर ही बताया गया है। किसका, ये जो पृथ्वी की ये जो त्रिज्या है यानी पृथ्वी की जो ये त्रिज्या है ये कितनी है, 6400 किलोमीटर। और इसके बाद में ये आप लोग देख सकते हैं ये जो होती है, ये जो मेंटल होती है ये कहाँ तक होती है, ये 2900 किलोमीटर तक होती है। और बाद में ये 6396 किलोमीटर तक क्या होती है, ये होती है कोर। और ये जो इनर कोर होती है ये कहाँ तक होती है, 5150 किलोमीटर तक। और 6396 किलोमीटर तक कौन सी, ये इनर। और ये आउटर कोर कितनी होती है, ये होती है 5150 किलोमीटर तक ये आउटर लेयर यानी आउटर कोर पाई जाती है। तो ये पृथ्वी के बारे में और डिटेल से बताया गया है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में है दुनिया की 60 से 70% साइस्मिक एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं, तो वो होती हैं समुद्र के अंदर जो हमें दिखाई भी नहीं देती। साइस्मिक एक्टिविटी कौन सी होती है, जो मैंने बताया था वो जो PSLR वेव होती हैं और ये जो भूकंप वगैरह होते हैं, यानी दुनिया के 60 से 70% साइस्मिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं यानी ये जो PSLR वेव और भूकंप वगैरह आते हैं ये सभी कहाँ होते हैं, ये सभी होते हैं समुद्र के अंदर। यानी कहाँ पर, ये होते हैं ओशियनिक क्रस्ट के अंदर जो हमें दिखाई भी नहीं देते, यानी ये इनका हमें पता भी नहीं चलता ये कब हो जाते हैं। तो 60 से 70% साइस्मिक एक्टिविटी समुद्र के अंदर ही होती है। और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है इसका मिनरल कंपोजिशन यानी इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी होती है, तो ये मैं आपको बताऊं। तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो सतह वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये कहाँ तक होती है, ये होती है 10 से 70 किलोमीटर के बीच। और ये होती है यहाँ पर समुद्र वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और ये कहाँ तक होती है, ये 5 से 7 किलोमीटर तक होती है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये जो ओशियनिक क्रस्ट होता है इसका मिनरल कंपोजिशन कैसा होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। कॉन्टिनेंटल का तो होता है सियाल चाची, और ये जो ओशियनिक क्रस्ट होता है इसका होता है सीमा भाभी। तो सियाल से क्या मतलब है, इससे है सिलिकॉन और सिलिका और एल्यूमिनियम।
और ये जो सीमा है इससे क्या होगा, इससे होगा सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये जो ओशोनिक क्रस्ट है इसका मिनरल कंपोजिशन था, जो मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बहुत डिटेल से समझाया था और मैंने यहाँ पर दोबारा भी रिपीट कर दिया है, तो इसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। इसका मिनरल कंपोजिशन है। और ये जो हमारी क्रस्ट होती है यानी ये जो भूपर पट्टी होती है, ये यानी ये जो सियाल होता है इसका घनत्व कितना होता है, तो इसका घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर सीसी। और ये जो मेंटल यानी हमारा आवरण होता है यानी सीमा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका मिनरल कंपोजिशन क्या होता है, सीमा, तो इसका घनत्व कितना होता है, तो इसका घनत्व होता है 3 से 5 ग्राम पर सीसी यानी 3 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो हमारा कोर यानी नाभिक है इसका मिनरल कंपोजिशन होता है निफे यानी निकल और फेरस यानी लोहा। और इसका और यानी इसका घनत्व कितना होता है यानी इसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 9 से 12 ग्राम पर सीसी यानी 9 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। और ये जो क्रस्ट होती है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी कौन सी होती है ये मैं आपको बताऊं, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी होती है ओशियनिक क्रस्ट, जो मैंने आपको वहाँ पर उस पिक्चर के अंदर दिखा दी थी। फिर होती है ये जो हमारी मेंटल आती है, ये कितने प्रकार की होती है, तो ये भी 2 प्रकार की होती है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। ये कहाँ पर होती है, तो ये मैं आपको पिक्चर के अंदर दिखाऊंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आउटर मेंटल और इनर मेंटल को हम लोग पिक्चर के अंदर थोड़ा सा समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये यहाँ पर इसमें तो दिया नहीं हुआ है लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो मेंटल होती है हमारी, ये इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो आउटर मेंटल और एक इनर मेंटल। तो मेंटल भी 2 प्रकार की होती है। और ये जो हमारी कोर आती है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कहाँ पर आ गए हम लोग, तो ये जो हमारी मेंटल होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल। और ये जो हमारी कोर होती है इसका मिनरल कंपोजिशन होता है निफे और इसकी डेंसिटी होती है 9 से 12 ग्राम पर सीसी। और ये कितने प्रकार की होती है, ये भी 2 प्रकार की, आउटर कोर और इनर कोर। और ये क्रस्ट होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट यानी महाद्वीपीय भूपर पट्टी, और ये होती है समुद्र महासागरीय भूपर पट्टी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद में ये पृथ्वी का मैकेनिकल डिवीजन बताया गया है। इसके अंदर ये आप लोग देख सकते हैं, ये पृथ्वी का मैकेनिकल डिवीजन है। और ये जो सबसे ऊपरी पार्ट होती है यानी ये जो सबसे ऊपरी लेयर होती है इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। फिर आती है एस्थेनोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, उसके बाद आउटर कोर, फिर इनर कोर। और ये जो लिथोस्फेयर है ये कहाँ से होती है, ये होती है 0 से 100 किलोमीटर तक। एस्थेनोस्फेयर होती है 100 से 400 किलोमीटर तक। और ये जो मीजोस्फेयर होती है ये कहाँ तक होती है, तो ये होती है हमारी 400 से 900 किलोमीटर। और ये जो बेरिस्फेयर यानी ये जो सारा कोर वाला पार्ट है, ये जो सारा कोर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बेरिस्फेयर। और ये कहाँ तक होती है, ये जो कंप्लीट कोर होती है इसको बोलते हैं बेरिस्फेयर। तो ये आप लोगों को इनकी लेंथ पता चली कि ये जो मैकेनिकल डिवीज़न है यानी जो लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर और बेरिस्फेयर है ये कहाँ तक होते हैं, तो लिथोस्फेयर होता है 0 से 100 किलोमीटर तक। और फिर ये एस्थेनोस्फेयर होता है 100 से 400 किलोमीटर तक। मीजोस्फेयर जो है ये होता है 400 से 900 किलोमीटर। और ये जो बेरिस्फेयर है ये होता है कंप्लीट कोर यानी सारी जो कोर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेरिस्फेयर। लिथोस्फेयर के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो इसके अंदर पूरी क्रस्ट वाला पार्ट आता है और इसके अंदर ये अपर मेंटल वाला पार्ट भी आता है यानी जो आउटर मेंटल होती है ये वाला पार्ट भी किसके अंदर आता है, ये आता है लिथोस्फेयर के अंदर। फिर आती है मीजोस्फेयर, इसके अंदर कौन सा पार्ट आता है, इसके अंदर आता है पिघला हुआ पार्ट यानी मेंटल वाला पार्ट आता है इसके अंदर। और ये कैसा होता है, ये होता है सेमी सॉलिड। और ये कहाँ तक होता है, ये 100 से 400 किलोमीटर तक। और फिर आता है मीजोस्फेयर, ये होता है 400 से 900 किलोमीटर। और फिर लास्ट में आता है बेरिस्फेयर, जो कौन सा पार्ट होता है, ये होता है ये पिघला हुआ पार्ट। कौन सा, यानी ये जो कंप्लीट पिघला हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं बेरिस्फेयर। और ये कौन सा होता है, ये कंप्लीट कोर वाला पार्ट होता है। ये यहाँ पर पृथ्वी का मैकेनिकल डिवीजन दिखाया गया है और एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से लिख दिया है, तो इनको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद में
ये पृथ्वी की एक एक डिटेल बताई गई है, यानी कि कहाँ पे तो लिथोस्फीयर पाया जाता है, कहाँ तक एस्टेनोस्फीयर होता है और कहाँ तक मीजोस्फीयर और कहाँ पर कोर पाई जाती है। तो ये आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ये हमारा, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो पानी वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट यानी महासागरीय भूपर पट्टी, और ये जो स्थल वाला भाग है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय भूपर पट्टी। और ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, तो ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक तो होती है लिथोस्फीयर, यानी ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो इतना पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको तो बोलते हैं लिथोस्फीयर। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आती है क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, यानी सॉलिड मेंटल वाला पार्ट इसके अंदर आता है, किसके अंदर, लिथोस्फीयर के अंदर। और उसके नीचे जो आता है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये मैं दिखाऊं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, यहाँ पर होती है मेंटल। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आता है एस्थेनोस्फीयर पूरा। और फिर उसके बाद में नीचे आते हैं तो ये कोर, और ये कोर कैसी होती है, ये होती है लिक्विड। तो ये जो एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट है ये कहाँ तक है, ये मीजोस्फीयर है, ये 2900 किलोमीटर तक है। और ये मेंटल जो है, इसके बाद में ये आती है कोर। ये जो आउटर कोर है ये कहाँ तक है, ये है 5100 किलोमीटर तक। और ये जो इनर कोर है ये कहाँ तक है, ये है 6300 किलोमीटर तक, यानी इसको एवरेज हम लोग मानते हैं ये 6396 किलोमीटर होता है, लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्स मानेंगे कितना, 6400 किलोमीटर तक इसको मानेंगे हम लोग। यानी ये इसका पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना को इस एक पिक्चर के माध्यम से अच्छे से समझाया गया है। तो इसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा कि ये एक एक चीज़ को इसके अंदर डिटेल से समझाया गया है, इसको आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। लिथोस्फीयर होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर आता है क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, यानी मेंटल का ऊपरी भाग। और लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है ओशनिक क्रस्ट प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये जो आप लोग देख सकते हैं। यानी ये जो लिथोस्फीयर होता है, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो लिथोस्फीयर है इसके अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंदर आता है ये ओशनिक क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और आता है इसके अंदर ये जो अपर पार्ट ऑफ मेंटल होता है, यानी जो मेंटल का सॉलिड पार्ट होता है ये लिथोस्फीयर के अंदर आता है। फिर आता है मीजोस्फीयर, फिर आता है एस्थेनोस्फीयर, उसके बाद आता है मीजोस्फीयर, और लास्ट में आता है कोर, यानी पूरा कोर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बैरीस्फीयर, जो मैंने आपको पहले ही बहुत डिटेल से समझा दिया है। तो ये जो पिक्चर है इसको आप लोग कहीं से, अगर कहीं आपको कटिंग मिल जाती है तो वो लगा लीजिएगा, नहीं तो इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही डिटेल से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाया गया है। और इसके अंदर पृथ्वी का मैकेनिकल डिवीज़न बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और जो केमिकल डिवीज़न है उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, वो 3 होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। उसका मिनरल कंपोजिशन कहता होता है सियाल चाची, सीमा भाभी और नफ़े चाचा। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और लास्ट में नफ़े चाचा यानी निकल और आयरन। और आयरन से ही पृथ्वी का भूचंपकत्व काम करता है, यानी पृथ्वी जो मैग्नेट की तरह काम करती है वो किसके कारण करती है, वो करती है कोर में उपस्थित वो जो लोहा होता है उसी के कारण पृथ्वी एक बड़े से चुंबक की तरह काम करती है, यानी एक बड़े जायंट चुंबक की तरह काम करती है। और ये मैंने बता दिया है कि लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या आता है, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल। और क्रस्ट में भी कौन कौन से, क्रस्ट में आते हैं क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। ये जो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसके अंदर आते हैं, क्रस्ट के अंदर। क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ये जो मेंटल वाला ऊपर वाला पार्ट है ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेंटल वाला ऊपर वाला पार्ट है, यानी ये जो सॉलिड मेंटल है ये किसके अंदर आती है, ये आती है लिथोस्फीयर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल से समझा दिया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसे होती है। यानी आज हमने पूरा ये इस एक वीडियो के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पूरा कवर कर लिया है। हमने ये क्यों किया, ताकि हम लोग इसके जो आसपास के ये जो सेगमेंट्स होते हैं, जियोमैग्नेटिज्म, जियोलॉजी वगैरह, ये जो सब सेगमेंट्स होते हैं इनको आसानी से समझ सकें। तो ये मैंने आज आपको बहुत ही डिटेल से यहाँ पर समझा दिया है। उम्मीद है आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो मैंने इस चैनल पर ये जो फिज़िकल ज्योग्राफी का ये जो डिटेल कोर्स है
इसकी मैंने 5 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं और आज ये छठा लेक्चर था। ये लेक्चर नंबर 5 था। फर्स्ट क्लास में तो हमने सिर्फ इसका इंट्रो देखा था। कल मैंने इसकी 5वीं क्लास अपलोड की थी, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। वो किसके बारे में थी? वो थी मोशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियाँ, यानी पृथ्वी कौन कौन सी गतियाँ करती है। और इसकी अगर आपने पिछली 4 क्लासेस और नहीं देखी हैं तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद आप लोगों के लिए एक और जानकारी है, मैंने इसी चैनल पर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर मैंने हिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और चौथा चैप्टर मैंने कल अपलोड किया था, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। और वो किसके बारे में था? तो वो पूरा वैदिक काल के बारे में था। यानी मैंने पूरा वैदिक काल आप लोगों को इस एक ही क्लास के अंदर पूरा कवर करा दिया था। इसको हम लोग 2 पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वैदिक काल देखा और इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग महाजनपद काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो कब पढ़ेंगे? वो कल हम पढ़ेंगे कल की इस वीडियो में। यानी कल का लेक्चर किसी पर होगा? तो वो होगा एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट 2। और वो किसके बारे में होगा? वो होगा महाजनपद काल के बारे में। यानी उस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पूरा महाजनपद काल पढ़ाने वाला हूँ, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको भी ज़रूर से देखिएगा और इसके 4 लेक्चर ज़रूर से अटेंड करिएगा। और मैंने ये जो एनसीईआरटी क्लास 6 है इसके ज्योग्राफी के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तीसरा चैप्टर भी मोशन ऑफ अर्थ था और इसका ये जो मैंने चौथा यानी ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसकी जो 5वां क्लास मैंने अपलोड किया था वो भी किसके बारे में था? वो भी मोशन ऑफ अर्थ के बारे में था। इन दोनों इसके मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। यानी इन दोनों क्लासेस के अंदर मैंने मोशन ऑफ अर्थ को बहुत ही डिटेल से समझाया है, तो वो भी आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। और लास्ट में थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर नोट्स PDF एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? तो टेलीग्राम है क्रैक कॉम्पिटिशन विद RSR। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।